जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप लोगों की क्लास दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, जो लाइव रात 8 बजे आपकी इस चैनल पर होती है। तो दोस्तों आज आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि आज दोस्तों हम भूगोल की अंतिम क्लास देख रहे हैं। आज हम दोस्तों ये भूगोल की अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं और आज के इस वीडियो में दोस्तों आपका भूगोल का चैप्टर पूरा फिनिश होने वाला है और हम एक नए चैप्टर में प्रवेश करने वाले हैं। जब भी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम नए चैप्टर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये दोस्तों भूगोल की अंतिम क्लास है, तो कोई भी कैंडिडेट दोस्तों इस क्लास को मिस मत करना। आप लोगों के लिए दोस्तों ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, अंतिम क्लास रहेगी, तो इसे कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल भी स्किप ना करें और शुरू से लेकर कंप्लीट वीडियो को जरूर देखें। तभी जाके दोस्तों आपकी इस वीडियो की सारी बातें समझ में आएंगी। और कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा ताकि दोस्तों आप यहाँ से दिए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट कर सकें और उनका रिवीजन कर सकें। जैसा कि दोस्तों पता है कि हम पूरी भूगोल दोस्तों कंप्लीट पेज बाई पेज करते जा रहे हैं, ठीक वैसे ही दोस्तों आज हम भूगोल के अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में दोस्तों कहाँ तक पढ़ा था, जलमंडल और राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में चर्चा की थी। तो आज की दोस्तों हम जो बात करेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में यहाँ तक जनगणना तक आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जनगणना से स्टार्ट होगी। तो दोस्तों आपकी यहीं से दोस्तों क्लास पुनः स्टार्ट हो रही है जनगणना 2011 के अनुसार। जैसे कि आपको पता है कि जनगणना 2011 में भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी बातें दोस्तों आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से कंप्लीट जरूर देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के दोस्तों वीडियो की संख्या काफ़ी कम आ रही है, आप लोग क्या शेयर नहीं करते हो? तो चलिए दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें। और दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दें। और प्लीज़ दोस्तों जो कैंडिडेट पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हो, पहली बार इस क्लास को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्लास आए वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। पहला पॉइंट है कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मायो के काल में हुई थी। दोस्तों ये पॉइंट एक है, क्वेश्चन आपके दो बनते हैं। एग्जामिनर किस तरीके से घुमा के पूछेगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो आपका जवाब देना होगा सिंपल सा 1872। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली जनगणना किसके काल में हुई। भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई या भारत में पहली जनगणना 1872 में किसके समय हुई, तब आपका जवाब देना होगा लॉर्ड मेयो के काल में या लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई। पॉइंट क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा, ठीक है, जिससे आप दोस्तों नोट्स बनाने में आपको कोई समस्या खड़ी ना हो। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई। दोस्तों यदि हम बात करते हैं नियमित जनगणना, ये आपकी पहली जनगणना हुई थी जिसमें आपकी शुरुआत हुई थी 1872 में और जो कि लॉर्ड मायो के काल में हुई थी। लेकिन जो एक नियमित जनगणना हुई है वो आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई है। तो ये जनगणना 2011 में आपको ये दो पॉइंट महत्वपूर्ण है जो आपको दोस्तों याद रखने ही होंगे। अब हम बात यदि करते हैं जनगणना 2011 के आंकड़े कि कौन सा स्टेट किस स्थान पर रहा है, किसको सबसे बड़े स्टेट का दर्जा मिला है, किसको छोटे प्रदेश का दर्जा मिला है, तो इस पर चर्चा करते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका एक बार हेडिंग लगाएंगे जनगणना 2011 के आंकड़े, 2011 की जनगणना के आंकड़े। यदि हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जनसंख्या में यदि सबसे बड़ा राज्य, आप सभी को पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से देश कौन सा है, चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक, यदि दोस्तों हम जनगणना के हिसाब से स्टेट वाइज देखें तो जनगणना में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है तथा दूसरा स्थान महाराष्ट्र का आता है। जैसे कि प्रथम स्थान वर्ल्ड में चाइना का आता है और दूसरा भारत का आता है, ठीक भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। ये आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी कैंडिडेट पहले से ही जानते होंगे। चलिए पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जनसंख्या में यदि सबसे छोटा राज्य, काफ़ी लोगों को पता होगा कि सिक्किम जो है, सिक्किम की राजधानी क्या है, कैपिटल गंगटोक। गंगटोक क्या है, सिक्किम की कैपिटल है, याद रखिएगा। तो जनसंख्या में यदि सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो वो है आपका सिक्किम और दूसरा स्थान मिजोरम का आता है जो कि
सिक्किम से भी छोटा है। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम है तथा दूसरा स्थान मिजोरम का है। सिक्किम के बाद मिजोरम का दूसरा स्थान आता है। चलिए, सिक्किम में सबसे कम दोस्तों जनसंख्या निवास करती है। चलिए, अगला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपका राजस्थान है। काफ़ी कैंडिडेट को पहले से ही पता होगा। और दूसरा स्थान दोस्तों महाराष्ट्र का आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और दूसरा स्थान आता है महाराष्ट्र का। आपको दोनों पॉइंट याद रखने होंगे। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य तो वो है आपका गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है दोस्तों? पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है दोस्तों? पणजी है, याद रखिएगा। तो छोटा जो राज्य है आपका वो गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है दोस्तों। सर्वाधिक यदि पढ़ा लिखा, जहाँ की दोस्तों एजुकेशन क्वालिटी सबसे अधिक साक्षर है, जहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो है आपका केरल। और दूसरा स्थान आता है मिजोरम का। तो केरल याद रखना, मिजोरम भी याद रखना कि दूसरा स्थान है मिजोरम का और प्रथम स्थान है केरल का, जो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है। आपके एग्जाम का दोस्तों ये रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब आया है केरल। क्लियर। चलिए, अगला पॉइंट है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, और इसको हम दोस्तों सबसे गरीब राज्य भी हम बोलते हैं। सबसे गरीब राज्य कौन सा है दोस्तों? आपको पता है बिहार। बिहार जो है वो दोस्तों सबसे गरीब राज्य है और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य भी है। और दूसरा स्थान दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का आता है। क्लियर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे द्वारा कही गई सारी बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी। चलिए, तो अगले पॉइंट को चलते हैं कि जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य। यदि जनसंख्या घनत्व में यदि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा राज्य दोस्तों बिहार आता है। उसके बाद दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का आता है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता, बिहार की कैपिटल पटना। तो जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य बिहार है और उसके बाद दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। क्लियर। कुछ ज़्यादा दोस्तों डीपली नहीं है, बस आपको बस ये पॉइंट याद रखने हैं। अगला है सबसे कम घनत्व वाला राज्य। वो सबसे बड़ा राज्य था घनत्व से, ये सबसे घनत्व कम वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। कौन है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम है। प्रथम स्थान अरुणाचल प्रदेश का आता है, दूसरा स्थान मिजोरम का है। अगला है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य। काफ़ी बार आपसे पूछा गया केरल, जिसमें 1084 है और दूसरा स्थान आपका तमिलनाडु का है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। प्रैक्टिस सेट उठा के देखिएगा, पॉइंट मिलेंगे आपको। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल 1084 और दूसरा स्थान तमिलनाडु। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो वो है दोस्तों आपका हरियाणा 879। हरियाणा में दोस्तों 879 लोग सबसे लिंगानुपात वाले राज्य हैं। अगला है दोस्तों पॉइंट, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय। कौन सा है दोस्तों? मेघालय जो है दोस्तों वो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है। चलिए, अगले पॉइंट के चलते हैं दोस्तों। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला राज्य नागालैंड। नागालैंड जो है दोस्तों वो सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड। और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है, वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यदि हम बात करते हैं दोस्तों नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पे है? तो वो है दोस्तों आपका गोवा में। और सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या है महाराष्ट्र। तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई जो है किसकी है? पैसों वालों की है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो शहरी जनसंख्या है, शहरी निवास करते हैं, वो है आपका महाराष्ट्र। और सबसे कम शहरी निवास करते हैं वो आपकी सिक्किम। क्लियर। देखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे दोस्तों, तभी दोस्तों आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अनुसूचित जाति का सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। और अनुसूचित जो जनजाति हैं, मुंडा, बिरसा, जो मुंडा जनजाति हुई, गोंड जनजाति हुई, ये जनजातियाँ हैं जो आपकी, ये आपकी मध्य प्रदेश में है अनुसूचित जनजातियाँ। यदि हम बात करते हैं जो और भी आपकी जनजाति हुई, भील जनजाति हुई, अनुसूचित जनजातियाँ हुई, अनुसूचित जाति नागालैंड जैसे, अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। क्या है? बिल्कुल भी नहीं है। यदि अनुसूचित जाति और नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। ना ही नागालैंड में अनुसूचित जाति, ना ही अरुणाचल प्रदेश में है। अनुसूचित जनजाति हरियाणा तथा पंजाब में भी नहीं है। ये पॉइंट आपको इसलिए दिया गया है नहीं है वाले, ताकि दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, आपको उन पॉइंटों के बारे में जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आपको क्लियर मिल सके।
क्योंकि अनुसूचित जनजाति पूछा जाता है कि किन किन राज्यों में है। अब आपको यह पता करना होगा कि इन राज्यों में बिल्कुल भी नहीं है, ना तो हरियाणा में है, ना ही पंजाब में है, ना ही नागालैंड में, ना ही आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है और जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या, जहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है, वो वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है। क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप में सबसे न्यूनतम, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी दिल्ली है और जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र भी दिल्ली है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है दोस्तों, वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यदि बात करते हैं सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है आपका लक्षद्वीप। जैसे कि सबसे अधिक साक्षरता वाला जो प्रदेश था वो आपका केरल था, लेकिन यहाँ पे पूछा है केंद्र शासित प्रदेश, तो ये आपका आता है लक्षद्वीप। देखिए, प्रदेश में अलग पॉइंट पूछे जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश में आपसे अलग पूछे जाएंगे। अगला है सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, वो है दादर तथा नागर हवेली। और दादर तथा नागर हवेली की राजधानी, कैपिटल, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इसकी जो कैपिटल है वो है आपकी सिलवासा। आपके एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो अपनी कॉपी में एक अलग से पॉइंट बना के लिख लीजिएगा कि दादर व नागर हवेली की राजधानी डैश सिलवासा। अगला है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी या पुदुचेरी भी बोलते हैं। कौन सा है दोस्तों, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। यहाँ पे आप दोस्तों बात चली सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों की। सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों दमन एवं दीव है। कौन है दोस्तों, दमन एवं दीव है। अनुसूचित जाति सबसे अधिक दोस्तों आपकी दिल्ली में है। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक आपकी लक्षद्वीप में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, अनुसूचित जाति नहीं है। कहाँ पे, लक्षद्वीप और आपकी अंडमान निकोबार। कौन सी जाति, अनुसूचित जाति। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने बताया कि अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पे आपकी अनुसूचित जाति है और यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है। तो अनुसूचित जाति अलग और अनुसूचित जनजाति अलग होती है। चलिए अगला, अनुसूचित जनजाति दिल्ली, चंडीगढ़ तथा पांडिचेरी में भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति ना तो आपकी दिल्ली में है, ना ही चंडीगढ़ में है, ना ही पांडिचेरी में है। भारत में कुल जनसंख्या 121 करोड़ व विश्व की जनसंख्या 17.5% है। यदि हम प्रतिशत में बात करते हैं, 17.5% जनसंख्या विश्व में निवास करती है। और भारत की यदि कुल जनसंख्या बात करते हैं तो 121 करोड़ दोस्तों आपकी भारत की जनसंख्या निवास करती है। क्लियर। चलिए अगला है पुरुषों का, यदि हम प्रतिशत देखें तो पुरुषों का जो प्रतिशत है वो दोस्तों 51.47% है और महिलाओं का 48.53% निवास करती हैं। नागालैंड की 10 की वृद्धि पर ऋणात्मक रही है, हमेशा कम रही है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का लिंगानुपात 943 है। ये याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। भारत का लिंगानुपात कितना है, 943। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हर प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति आपका जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सीमित है। तो नागालैंड की 10 की वृद्धि पर कैसी रही है, हमेशा दोस्तों आपकी ऋणात्मक रही है। क्लियर। चलिए तो यहाँ तक की उम्मीद है आप लोगों को सारी बात समझ में आ चुकी होगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत में 73% जनसंख्या साक्षर है। भारत में कितने परसेंट जनसंख्या दोस्तों साक्षर है, जो कि पढ़ी लिखी हुई है। कैसी है दोस्तों, पढ़ी लिखी हुई है। तो वो दोस्तों आपकी कौन सी कितनी है दोस्तों, 73% जनसंख्या जो कि साक्षर है। पूर्ण साक्षर घोषित, यदि हम बात करते हैं तो पूर्णता ही साक्षर घोषित वाला राज्य तो वो आपका केरल है। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि साक्षरता वाला जितना भी राज्य है वो आपका केरल है। भारत में 17% जनसंख्या झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। आप लोगों ने झुग्गी झोपड़ी वालों को तो देखा ही होगा। आप लोगों के यहाँ तो ऐसे पॉइंट्स तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं कि जो लोग दोस्तों झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो भारत में जो भी जितनी भी कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या ऐसी है जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 68.8% और 32.2% आपकी नगरीय जनसंख्या में इतना प्रतिशत आपको देखने को मिलता है। यदि हम बात करते हैं दोस्तों 2011 में जनगणना आयुक्त DC चंद्रमौली थे। 2011 में जो आपकी जनगणना हुई थी उस समय जो आयुक्त थे जनगणना के वो कौन थे, DC चंद्रमौली। इनका नाम याद रखना, आपके एग्जाम में इनका भी नाम पूछा जाता है। और यह भारत की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। यदि हम बात करते हैं कि जो 2011 में
जनगणना आयुक्त DC चंद्रमौली थे, उनके समय में दोस्तों ये भारत की, जब उन्होंने यह जनगणना की थी तब ये भारत की दोस्तों 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्र भारत की, जब से आज़ाद हुआ भारत तब से ये दोस्तों कैसी थी, 7वीं जनगणना थी। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष 1921 या 1911 से 21 को माना जाता है। जो महान विभाजक है, महान बंटवारा जो हुआ है जनसंख्या के इतिहास में, तो महान जो विभाजक वर्ष रहा है, जहाँ पे दोस्तों आप लोगों की पुरुषों की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या को जो प्रतिशत भाग है और संख्याओं को बताया गया है, तो वो आपका 1911 से 21 या 1921 को ही माना जाता है। अब यह एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको ऑप्शन किस हिसाब से दे रखा है। अगला है दोस्तों, जनसंख्या संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यदि हम बात करते हैं जो जनगणना होती है, जब भी आपकी जनगणना होती है तो वो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जनगणना 2011 के आदर्श वाक्य क्या था, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस पॉइंट को रट लीजिएगा, अपनी कॉपी और माइंड में भी छाप लीजिएगा। आपके एग्जाम का दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था, तो आपको डैश करके लिखना होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रख पाएंगे? चलिए दोस्तों अगले पॉइंट को चलते हैं, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। तो अब तैयार हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी होंगे इस क्लास में जिन लोगों को दोस्तों ये पॉइंट्स ऑलरेडी पहले से ही पता होंगे। तो तैयार हो जाइएगा, कॉपी पेन साथ रख के रखिएगा और साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, क्योंकि अब दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 100% दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है। और इस वीडियो को में आप आज से 2 प्रश्न, कितने दोस्तों, 2 ऑप्शन दोस्तों, 2 क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। 2 नंबर आपके दोस्तों यहाँ से पक्के होने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट दोस्तों अभी तक क्लास में नहीं आ पाए तो एक बार वीडियो के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको क्लास इंटरेस्टेड लग रही तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक तो करना ही बनता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो वो भी लाइक कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको समय से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और रही बात PDF की, तो काफ़ी लोग दोस्तों कमेंट करेंगे सर PDF। तो मैं आपको बता दूं कि आपका टेलीग्राम में PDF पड़ा है। आप हमारे टेलीग्राम पे जो आपको जहाँ लोगो चैनल मिलता है तो वहाँ पे आप क्लिक किया करो। जब आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आप हमारे बायो की प्रोफाइल पे आप ओपन हो चेक तो फाइल में दोस्तों आपकी चेक करेंगे तो फाइल का मैंने स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम ग्रुप में डाला है। तो आपको दोस्तों इस फाइल में येलो बुक और स्टैटिक जीके का दोनों का PDF डला है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप हमें पर्सनल मैसेज करके मैं आपको उस पर डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका उसमें ऑलरेडी पहले से ही पड़ा हुआ है। और काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो साइंस भी स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों आपकी साइंस भी स्टार्ट होगी, बस क्या है कि अभी हम दोस्तों क्रमानुसार चल रहे हैं। आज से दोस्तों आपकी भूगोल का अंतिम क्लास होगी, अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, विविध पढ़ेंगे, खेल पढ़ेंगे, उसके बाद दोस्तों आपका साइंस भी पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा, हम आप लोगों के लिए दोस्तों साइंस की भी क्लास बहुत ही जल्द लाएंगे। तो चलिए बात करते हैं अपने पॉइंट्स पर। दोस्तों भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम में किस स्थान को किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों ईश्वर का निवास स्थान, पहला पॉइंट, तो ईश्वर का जो निवास स्थान है वो किसे कहा गया है दोस्तों, वो है प्रयागराज। क्या है दोस्तों, प्रयागराज। ईश्वर का निवास स्थान क्या है दोस्तों, प्रयागराज है। अगला है दोस्तों 5 नदियों की भूमि। याद रखिएगा 5 नदियों की भूमि आपकी दोस्तों क्या है, पंजाब है। 7 टापुओं का नगर, जहाँ पर दोस्तों 7 टापुओं का नगर कहा जाता है वो वाला राज्य कौन सा है, मुंबई है। बुनकरों का शहर पानीपत है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है, प्रयागराज को। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, पंजाब को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, मुंबई को। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है, पानीपत को। और अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। क्लियर। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। डायमंड हार्बर, ये देखो पता आपके जितने भी भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये आ चुके हैं आपके एग्जाम में, सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपके एग्जाम में पूछा ना गया हो। तो आपको दोस्तों ये सारे क्वेश्चन याद रखने होंगे। 2-4 बार पढ़ोगे, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, बस 2-4 बार पढ़ना है, आपको ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। और जहाँ से आपके 2 नंबर आपके एग्जाम में पक्के होने वाले हैं। डायमंड हार्बर, डायमंड हार्बर दोस्तों किसे कहा जाता है, कोलकाता को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे, मुंबई में है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है, कोच्चि को।
भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर, जो कि आपका झारखंड में स्थित है। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में, जिसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर, आप सभी को पता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। क्लियर? तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सभी प्यारे दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मसालों का बगीचा, पिछली क्लासों में भी आपको बताया था केरल के बारे में। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। गुलाबी नगर, पिंक सिटी किसे बोलते हैं दोस्तों? जयपुर को। झीलों का नहर, द फिनलैंड ऑफ झील, तो झील किसे बोलते हैं? श्रीनगर को। अगला है दोस्तों क्वीन ऑफ डेक्कन, आपका इंपॉर्टेंट है, आपके इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों सभी है, क्योंकि सभी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन। तो झीलों का शहर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। और क्वीन ऑफ डेक्कन बोलते हैं पुणे को। भारत का हॉलीवुड, आप सभी जानते हैं भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को। अगला है दोस्तों सॉल्ट सिटी। सॉल्ट सिटी यानी सॉल्ट मीन्स नमक है, जो नमक का शहर है वो किसे कहते हैं? गुजरात को। गुजरात में दोस्तों नमक बनता है। सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश को कहा जाता है दोस्तों सोया प्रदेश। मलय का देश आपको दोस्तों कर्नाटक को कहा जाता है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी, जहाँ पर दोस्तों जिस नदी में सब सर्वाधिक प्रदूषण फैलता है, सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो है आपकी साबरमती। दक्षिण भारत की गंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कावेरी और गोदावरी में। दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है दोस्तों? कावेरी नदी है, याद रखना। अगला दोस्तों काली नदी। काली नदी किसे बोलते हैं? शारदा नदी को। काली नदी है आपकी शारदा नदी। बिहार का शोक है आपकी दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल का शोक, बंगाल का शोक दामोदर नदी है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा दामोदर नदी बहुत से लोग लगा देते हैं, आपको याद रखना होगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, बिहार का शोक कोसी है और बंगाल का शोक दामोदर है। लीची शहर, स्ट्रॉबेरी सिटी किसे बोलते हैं दोस्तों? स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी सिटी हम बोलते हैं दोस्तों देहरादून को। अगला है दोस्तों ब्लू माउंटेन, जिसे हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो ब्लू माउंटेन कैसे बोलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ को। अगला एशिया की अंडों की टोकरी। एशिया की अंडों की टोकरी दोस्तों आंध्र प्रदेश को कहते हैं। एशिया की अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? आंध्र प्रदेश को कहते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए दोस्तों, बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टेड क्लास है दोस्तों आज की, तो कोई भी कैंडिडेट क्लास में बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगला है दोस्तों कर्नाटक का रत्न। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, मैसूर को। मैसूर को दोस्तों कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। अगला है त्योहारों का नगर। त्योहारों का नगर दोस्तों मदुरई तमिलनाडु को कहा जाता है, जहाँ पर दोस्तों सर्वाधिक त्यौहार मनाए जाते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर, आप सभी को पता है अमृतसर में क्या है? स्वर्ण मंदिर पंजाब में स्थित है। नवाबों का शहर, जहाँ नवाब लोग रहते हैं वो कौन सा है दोस्तों? लखनऊ है। महलों का शहर, महलों का शहर कहाँ से कहा जाता है? कोलकाता को। कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर भी कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार सभी प्यारे दोस्त। चलिए अगले पॉइंट को चलते, इस्पात नगरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इस्पात नगरी, इस्पात नगरी दोस्तों आपकी जमशेदपुर, जो कि आपका झारखंड में स्थित है। पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। रैलियों का शहर किसे कहा जाता है? दिल्ली को। भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? कोच्चि को। धान की डलिया, धान की डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को दोस्तों धान की डलिया कहते हैं। अगला दोस्तों भारत का बगीचा। भारत का बगीचा दोस्तों किसे कहा जाता है? भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। पेठा नगरी, पिछली वीडियो में भी बताया था, आगरा को। कोयला नगरी किसे कहते हैं? धनबाद को। ताला नगरी, ये भी आपको बताया था, अलीगढ़ को। जुड़वा नगर कौन कौन से हैं? हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये दोस्तों जुड़वा हैं, जो कि आपस में भाई भाई हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद ये आपके कैसे हैं दोस्तों? आपस में भाई भाई हैं, जुड़वा नगर हैं। चलिए अगले पॉइंट को चलते, वृद्ध गंगा। जो सबसे वृद्ध गंगा है वो कौन सी? आपकी गोदावरी है। सूती वस्त्रों की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो आपकी मुंबई है। जो पवित्र नदी है, सभी लोग जानते हैं गंगा जो कैसी नदी है? पवित्र नदी है। उत्तर भारत का मानचेस्टर जब भी पूछा जाता है तो वो आपका कानपुर रहता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर को। मंदिरों एवं घाटों का नगर किससे कहते हैं? वाराणसी को। वाराणसी को दोस्तों मंदिरों एवं घाटों का नगर कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, जहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय नेशनल राजमार्गों के चौराहे हैं, वो आपका कौन है दोस्तों? कानपुर है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला है दोस्तों राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव कौन है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ जो है दोस्तों वो कौन का है? राजस्थान का गौरव है। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों के भारत के जो भी राष्ट्र प्रसिद्ध राज्य थे उनके सभी आपके दोस्तों उपनाम याद हो गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अपने इनके नोट्स भी बना लिए होंगे। चलिए बनाते रहिएगा आप सभी प्यारे दोस्त, नोट्स इनके जरूर बनाते रहिएगा और इनका रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। जितना नोट्स बनाना ज़रूरी है उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको उनका रिवीजन करना भी ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, नदियों का उद्गम, जहाँ से कौन सी नदी कहाँ से
किस स्थान से दोस्तों निकलती है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको इस पर पॉइंट को आप नोट कर लेना, एक तरफ नदी एक तरफ उद्गम स्थान जहाँ से ये निकलती हैं। सतलज नदी का दोस्तों उद्गम स्थान क्या है दोस्तों? मानसरोवर झील, जो कि आपकी तिब्बत में स्थित है। गंगा नदी का दोस्तों जो कहाँ से निकलती है? आपकी गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री इसका उद्गम स्थान है। अगला है सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों आपकी मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि तिब्बत में है। अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये दोस्तों आपकी जो है नर्मदा नदी यहाँ से आपकी उद्गम होती है। महानदी का उद्गम स्थान सिहावा है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा नदी का दोस्तों उद्गम स्थान महाबलेश्वर के समीप है। गोदावरी का उद्गम स्थान नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। गोदावरी का जो उद्गम स्थान है वो आपका नासिक महाराष्ट्र है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कुर्ग है, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। चंबल नदी का उद्गम स्थान जो है वो मऊ है, मऊ आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान है बैतूल, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम स्थान क्या है दोस्तों? अरावली पर्वत, ये अरावली पर्वत से निकलती है। सोन नदी का उद्गम स्थान है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और यमुना नदी आपकी यमुनोत्री से निकलती है। जैसे गंगा आपकी गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री उसका उद्गम स्थान है, वैसे यमुना का यमुनोत्री उसका उद्गम स्थान है। क्लियर? चलिए तो एक बार सभी पढ़ते हो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिन लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। चलिए यहाँ से दोस्तों हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों आपका रावी नदी। रावी नदी का दोस्तों उद्गम स्थान कहाँ है? कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला से ये रावी नदी दोस्तों आपकी उद्गम होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब है व्यास नदी। व्यास नदी के दोस्तों आपका उद्गम स्थान है हिमाचल प्रदेश। और झेलम नदी आपका कहाँ है? बैरीनांग, बैरीनांग झील कश्मीर से दोस्तों इसका उद्गम होता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, वहां उसे भागीरथी भी कहते हैं। आप सभी को पता है कि भागीरथी ने तक घोर तपस्या की थी, शंकर जी को प्रसन्न किया, पर शंकर जी ने अपनी जटा से गंगा जी को स्थान दिया और फिर गंगा जी पृथ्वी पर आई। तो गंगा नदी दोस्तों ये कहाँ से निकलती? गंगोत्री से निकलती हैं। और उस नदी को दोस्तों भागीरथी भी हम कहते हैं। और इसका गंगा नाम देवप्रयाग के बाद पड़ता है, और जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं वहाँ पर इस गंगा नाम देवप्रयाग के बाद ही पड़ा था, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती थी। गंगा नदी को बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा कहते हैं। आपका एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर दोस्त। आपके एग्जाम का रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन एसएससी के अब तक के सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा। चलिए क्लियर? चलिए अगला पॉइंट क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ये आपके दोनों क्वेश्चन आपके दोस्तों एग्जाम में आ चुके हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर में बहती है। यदि हम बात करते हैं सिंधु नदी, तो सिंधु नदी आपके भारत में केवल बात करें तो केवल जम्मू से कश्मीर में ही बहती है। और भारत व पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु जल समझौता है वो 1960 में हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। क्योंकि दोस्तों सिंधु नदी आपकी पाकिस्तान में भी से होकर भारत से होकर पाकिस्तान की ओर जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु जल होता है, जो सिंधु जल नदी है, वो उसको सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो आपका दोस्तों 1960 में हुआ था। सेम क्वेश्चन है आपका एग्जाम का आया होगा कि भारत व पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता कब हुआ? तो आपको याद रखना होगा 1960 में, 1960 में। क्लियर? चलिए अगला है चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में साल भर बहती है, यानी कि हमेशा बहती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। इंपॉर्टेंट लगाएंगे, आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियाँ, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है, आपको याद रखना होगा। और चंबल नदी है जो राजस्थान में साल भर बहती है। अगला है दोस्तों भारत की जनजातियाँ। यहाँ से दोस्तों आपका नया पॉइंट स्टार्ट होता है जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख जनजातियाँ। भारत की कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है, कौन सी जनजाति सबसे छोटी है, कौन सी जनजाति सर्वाधिक राज्यों में पाई जाती है, तो इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चर्चा करने से पहले मैं एक बात फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा, तो यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इस टीचिंग विदान चौहान फैमिली को हमें दोस्तों बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए निरंतर ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। दोस्तों आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट देते हो और ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। और दोस्तों आप अपनी मेहनत को दोस्तों कंटिन्यू करते रहिएगा। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति। तो भारत की दोस्तों जो सबसे बड़ी जनजाति है वो आपकी गोंड जनजाति है।
नेक्स्ट ठक्कर बापा। ठक्कर बापा आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, ये आपका आया हुआ एग्जाम का पॉइंट है। ठक्कर बापा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। एग्जामिनर सेम क्वेश्चन पूछता है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ठक्कर बाबा को। ठक्कर बाबा या ठक्कर बापा दोनों मिलते हैं ऑप्शन में, तो कोई सा भी आपको चुन लेना है, दोनों सही है। टोडा जनजाति। टुंजो जनजाति है नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। एक जनजाति होती है दोस्तों टोडा, जिसको हम बोलते हैं टोडा। तो टोडा जनजाति ये आपकी दोस्तों ब्लू माउंटेन्स की पहाड़ियों पर पाई जाती है। और आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, ठक्कर बापा को। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है कौन, गोंड। तो साथ साथ हमारे साथ बोला करें तो दोस्तों आपको सारे पार्ट यही इसी वीडियो में दोस्तों आपको याद हो जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है थारू। थारू जनजाति दोस्तों ये दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है। आपके एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। वह कौन सी जनजाति दोस्तों जो दीपावली को शोक का त्यौहार मनाती है, शोक का फेस्टिवल मनाती है, तो वो है आपकी थारू जनजाति, जो कि दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। अगला दोस्तों नागा जनजाति, जिस यह मिथन त्यौहार मनाती है। मिथन एक त्यौहार होता है जिसको कौन सी जनजाति मनाती है, नागा जनजाति। अगला है दोस्तों आपकी बात करते हैं किस राज्य में कौन सी आपकी जनजाति पाई जाती है। तो एक बार सभी पर तो एक तरफ लिखेंगे जनजाति और दूसरी तरफ आपको लिखना है राज्य। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाद में दोस्तों वीडियो क्लास में आप इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा। यदि यहाँ से कोई भी नया पॉइंट्स बोला जाए तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं मीणा। तो मीणा जो जनजाति है ये दोस्तों आपकी राजस्थान में निवास करती है। कहाँ पे रहती है, राजस्थान में। लेपचा जनजाति ये आपकी सिक्किम में निवास करती है। भील जनजाति आपकी गुजरात में भी निवास करती है और मध्य प्रदेश में भी निवास करती है। थारू। थारू जनजाति है जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है, वो आपकी उत्तराखंड में स्थित है। गुज्जर जनजाति आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक स्थित है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर जनजाति है। अगला दोस्तों कादर। कादर जनजाति आपकी दोस्तों केरल में है। मोपला जनजाति भी आपकी दोस्तों केरल में है। गारो खासी जयंतिया ये तीनों आपसे एग्जाम में आती हैं। गारो खासी जयंतिया ये जनजातियाँ या कहाँ की हैं, मेघालय की हैं। बंजारा जनजाति दोस्तों आपकी राजस्थान की है। कुकी जनजाति दोस्तों आपकी मणिपुर की है। और बक्करवाल जनजाति आपकी जम्मू कश्मीर की है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए अगला दोस्तों किन्नौर। किन्नौर जनजाति दोस्तों आपकी हिमाचल प्रदेश में है। किन्नौर जनजाति आपकी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। सांसी जनजाति आपकी पंजाब में है। लौदा जनजाति आपकी पश्चिम बंगाल में है। अलार जनजाति आपकी दोस्तों केरल में है। बागड़ी जनजाति आपके राजस्थान में है। बुक्सा और भोटिया ये आपके उत्तराखंड में है। बुक्सा और भोटिया आपके एग्जाम की आई हुई पूछी जा चुकी हैं कि बुक्सा और भोटिया कहाँ की जनजाति हैं, उत्तराखंड की। क्लियर। तो चलिए दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। चलिए अगला है चौपान। एक चौपान जनजाति है दोस्तों जो कि आपके दोस्तों जम्मू कश्मीर की जनजाति है। कहाँ की दोस्तों, चौपान जनजाति कहाँ की है दोस्तों, ये एक जम्मू कश्मीर की जनजाति है। क्लियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट यहाँ से है आपकी एक जनजाति और लुसाई। लुसाई एक जनजाति है जो कि दोस्तों आपकी असम में निवास करती है। एक लुसाई जनजाति जो कि आपकी कहाँ निवास करती है दोस्तों, असम में निवास करती है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है भारत के खनिज संसाधन। कौन से खनिज पदार्थ हैं, किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना होगा, भारत के खनिज संसाधन या खनिज पदार्थ। बात करते हैं तांबा। तो तांबा के लिए खनिज पदार्थ का अग्रणी राज्य है, सर्वाधिक राज्य है वो कौन सा आपका, झारखंड है। तांबा के लिए कौन सा राज्य है, झारखंड। लौह अयस्क के लिए कौन सा राज्य है, ओडिशा। मैग्नीज उत्पादन के लिए कौन सा राज्य है, ओडिशा। ये जितने भी दोस्तों आपके ये खनिज पदार्थ हैं ये सभी दोस्तों आपके अन्य अन्य राज्यों में होते हैं। मैग्नीज जो है आपका उड़ीसा में है। बॉक्साइट उत्पादन उड़ीसा में। पेट्रोलियम उत्पादन असम में। अगला है दोस्तों कोयला। कोयला में दोस्तों सर्वाधिक झारखंड में। अभ्रक उत्पादन आंध्र प्रदेश में। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए अगला है जस्ता। जस्ता उत्पादन राजस्थान। जस्ता उत्पादन दोस्तों क्या है, राजस्थान। यूरेनियम। यूरेनियम उत्पादन में दोस्तों आपका है झारखंड। कौन सा है दोस्तों, झारखंड। मैग्नीशियट खनिज पदार्थ उत्पादन में उत्तराखंड। सोना उत्पादन में कर्नाटक। सर्वाधिक सोने की खान दोस्तों कर्नाटक को भी हम बोलते हैं। चांदी उत्पादन में राजस्थान है। लिग्नाइट जो कि उच्चतम क्वालिटी का जो कोयला होता है ये आपका तमिलनाडु में है। याद रखने होंगे सारे पॉइंट, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। टिन जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। थोरियम आपका राजस्थान में है। क्रोमाइट दोस्तों आपका झारखंड में है। अगला है टंगस्टन। टंगस्टन के लिए आपका राजस्थान है दोस्तों। सीसी के लिए झारखंड है। और हीरा, हीरा के लिए मध्य प्रदेश। हीरा के लिए मध्य प्रदेश। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला है भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य जो क्रमशः जो सर्वाधिक शीर्ष पर हैं वो ऐसे 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं,
5 खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। जो कि ये दोस्तों हमेशा खनिज उत्पादक राज्य जो है, जो हमेशा शीर्ष पर रही है, सबसे आगे रही है। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो खनिज उत्पादक की दृष्टि से दोस्तों सर्वाधिक शीर्ष पर है, सबसे आगे हैं। भारत के उद्योग, अब भारत करते उद्योग के बाद एक बात करते हैं तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना है, लौह इस्पात उद्योग आपका कुल्टी पश्चिम बंगाल के बराकर नदी के तट पर स्थापित किया गया था। ये दोस्तों भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग था, जो कि कुल्टी पश्चिम बंगाल में बराकर नदी के तट पर हुआ था। अगला है कि भारत में एल्यूमिनियम का कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था। यदि एल्यूमिनियम के कारखाने की हम बात करते हैं तो 1937 में इसे पश्चिम बंगाल के जेके नगर में स्थापित किया गया था। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं सेल, SAIL, सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई थी। कब की गई थी सेल की स्थापना? 1973 में। क्लियर। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कोई भी डाउट हो दोस्तों, कोई भी पॉइंट यदि आपका मिस हो गया हो, कहीं पर किसी भी पॉइंट को यदि आपको लेकर कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगला, भारत का पहली सूती वस्त्र का सफल कारखाना कब लगा था? 1854 में। भारत में पहले सूती वस्त्र का सफल कारखाना कहाँ लगा था? 1854 में। और कहाँ पे स्थापित हुआ था? मुंबई में। कहाँ पे स्थापित हुआ था दोस्तों? मुंबई में। क्लियर। चलिए अगला है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे दोस्तों प्राचीन उद्योग है, सबसे पुराना उद्योग है, जो कि मुंबई में भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। ये भी दोस्तों अभी मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया था कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। अगला दोस्तों, जूट उद्योग का पहला कारखाना 1859 में कोलकाता के समीप रिसरा में की गई थी, और जो जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है। जूट को सोने का रेशा भी कहा जाता है, जो कि 1859 में इसका पहला कारखाना स्थापित हुआ था कोलकाता के समीप रिसरा में। अगला है दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। ढाका की कहाँ पे है दोस्तों? बांग्लादेश में है। और ये अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का यह हेड ऑफिस है, मुख्यालय। भारत में चीनी की पहली मिल 1903 में दोस्तों बिहार में स्थापित की गई थी। कहाँ पर की गई थी? आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन आगे भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बताए जा रहे हैं। भारत में चीनी की पहली मिल कहाँ स्थापित की गई थी और कब की गई थी? तो 1903 में बिहार में स्थापित की गई थी। अगला है कि भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ पर लगाया गया था? दोस्तों भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 में लगाया गया था, जो कि मद्रास में लगाया गया था, जो कि असफल रहा है। ये सफल नहीं हो पाया था। कैसा हो गया था? असफल हो गया था। लेकिन दोस्तों जब असफल हुआ तो कोई ना कोई एक कारखाना सीमेंट का जरूर ओपन हुआ होगा, जो कि सफल हुआ होगा। तो बात करते हैं कि भारत में सीमेंट उद्योग का पहला सफल कारखाना गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया था। सतना तथा कटनी सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जो कि आपका मद्रास से लगाया तो यहाँ पर भी गया था भारत में सीमेंट बनाने का पहला कारखाना, लेकिन दोस्तों ये असफल रहा है, यानी दोस्तों ये सफल नहीं हो पाया था। लेकिन दोस्तों फिर भारत में सीमेंट उद्योग का पहला जो कि सफल हुआ था, तो सफल कारखाना है वो आपका पोरबंदर है। अब एग्जामिनर कौन सा पूछेगा कि भाई अब पहले तो ये भी था, पहले ये भी था, लेकिन दोस्तों आपका एग्जामिनर उसी क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट देगा कि कौन सा कारखाना जो है असफल रहा है, कौन सा सफल रहा है। तो सफल आपको बताना है पोरबंदर गुजरात, और असफल बताना है मद्रास। चलिए अगला है दोस्तों कागज का पहला कारखाना। कागज का पहला कारखाना तो ये आपका 1879 में, कब दोस्तों? 1879 में लखनऊ में लगाया गया था। जो कागज का पहला कारखाना वो कहाँ पर लगाया गया था? 1879 में। होशंगाबाद आपका मध्य प्रदेश में नोट छापने के कागज बनाने वाला राज्य है। होशंगाबाद जो है MP में नोट छापने के लिए कागज बनाने वाला राज्य है। क्लियर। चलिए हम अंतिम चरण पर हैं दोस्तों, अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, जो कि आपका होशंगाबाद MP में नोट छापने का कागज बनाने वाला कारखाना है। अगला है दोस्तों मध्य प्रदेश का नेपा नगर। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है ये दोस्तों अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। जिस कागज के दोस्तों अखबार बनते हैं वो है आपका नेपा नगर। वैसे भी नेपा नगर दोस्तों कागज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस सिटी है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील 1876 में कानपुर में शुरू हुई थी। यदि हम ऊनी वस्त्र की पहली मील की यदि बात करते हो कि 1876 में कहाँ पर शुरू हुई थी? कानपुर में। क्लियर दोस्तों। चलिए आज का दोस्तों हमारा अंतिम पॉइंट है भारत की प्रमुख खान। भारत की प्रमुख खान दोस्तों डिगबोई जो है आपकी, इस पॉइंट में हम बात करेंगे कि कौन सी खान किस राज्य में है और किस उत्पादन के लिए है। डिगबोई दोस्तों जो है आपकी पेट्रोलियम के लिए उत्पादित है। किसके लिए है दोस्तों? पेट्रोलियम के लिए। डिगबोई जो है आपकी दोस्तों पेट्रोलियम के लिए है।
बॉम्बे हाईको ये आपकी बॉम्बे है, जो भी आपकी पेट्रोलियम के लिए है। ये जितने भी दोस्तों आपके डिगबोई है, ये असम में आपका पड़ता है डिगबोई, जो कि आपके पेट्रोलियम के लिए अग्रणी है। बॉम्बे हाई आपका बॉम्बे में है, जो भी पेट्रोलियम के लिए फेमस है, पेट्रोलियम के लिए प्रमुख शहर है, प्रमुख खाने हैं यहाँ पे। सिंह भूमि आपका झारखंड में है, ये भी आपकी लो एस्क के लिए लो एस्क की प्रमुख खान है। रानीगंज ये आपका पश्चिम बंगाल में, जो कि कोयला की प्रमुख खान है। झरिया यह भी आपका झारखंड में है, ये भी आपका कोयला की प्रमुख खान है। अगला है खेतड़ी। खेतड़ी दोस्तों आपके राजस्थान में है, जो कि तांबा के लिए प्रसिद्ध खान है। कोडरमा ये भी आपका झारखंड में है, जो कि बॉक्साइट के उत्पादन के लिए दोस्तों फेमस खान है। कोलार और हट्टी ये आपका कर्नाटक में है, जो कि सोना उत्पादन के लिए सबसे फेमस है। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है, यह आपका हीरे के उत्पादन के लिए हीरे की खान है दोस्तों आपकी कहाँ पे, पन्ना में, जो कि मध्य प्रदेश में है। और जावर जावर दोस्तों ये आपका जस्ता उत्पादन के लिए है, जो कि आपका राजस्थान में है। क्लियर दोस्तों? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की हमारे द्वारा कही गई सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने दोस्तों भूगोल को येलो बुक की सामान्य ज्ञान की भूगोल का दोस्तों अंतिम क्लास को दोस्तों अंतिम कगार पर आते हुए समाप्त कर दिया है। अब यहाँ से दोस्तों आज की इस क्लास में हमने भूगोल को पूरा का पूरा चैप्टर दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। यदि आप लोगों का इस भूगोल से एनी डाउट, जितनी भी अभी तक की क्लासें हुई हैं, कोई भी आपका कहीं से भी आपका कोई डाउट बनता हो, तो आप हमें बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछा करें। चलिए दोस्तों, अगली क्लास दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे। तो अगली क्लास आप देख सकते हैं कि कौन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ से आपका भूगोल समाप्त हो गया है। अब यहाँ से आपका आएगा चौथा चैप्टर, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इकोनॉमिक्स को भी हम दोस्तों पेज बाई पेज कंप्लीट करते जाएंगे, और इसको भी दोस्तों हम जल्द ही दोस्तों समाप्त करने वाले हैं। तो अर्थशास्त्र दोस्तों आपका जब भी दोस्तों नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, तो उसमें हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने भूगोल को दोस्तों समाप्त किया है, और भूगोल को हमने बहुत ही बेहद शानदार तरीके से समाप्त किया है। तो दोस्तों इस समाप्त करने के साथ में आप लोग के लिए एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो आप लोगों के लिए बनता है, तो आप दोस्तों बिना संकोच की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने नहीं कर रखा है, तो वो लोग तो लाइक कर ही दो। और जो लोग पहली बार दोस्तों चैनल पर विजिट किए हो, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर भी किया करो, जो लोग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की जो क्लास थी, हमने भूगोल को दोस्तों बहुत ही बेहद शानदार तरीके से फिनिश किया है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को दोस्तों ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और अगली हम नेक्स्ट क्लास में जब भी पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे दोस्तों अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से आपको उठाएंगे और आगे की ओर लेके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।